अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। चंद माह पहले तक हुकूमत ये दावा कर रही थी कि पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पिछले चंद माह में सूरत हाल बहुत हद तक तब्दील हो चुकी है। नवंबर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के बावजूद तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और नवंबर में अफराते ज़र तवक्को से ज्यादा यानी कि 11.5% रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से मार्केट, सरमायाकार और कारोबारी शख्सियात में अदम एतमाद की फिजा पैदा हो गई है। सस्टेनेबल ग्रोथ के दावे एक तरफ, अब सूरत हाल गैर यकीनी होती जा रही है, जिसकी झलक दूसरे दिन भी स्टॉक मार्केट में देखी गई। कल मार्केट में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई, जबकि आज वैसे तो मार्केट में सिर्फ 1 पॉइंट की कमी देखी गई, लेकिन पूरा दिन मार्केट मुसलसल दबाव में रही और उतार चढ़ाव का शिकार रही। इसके अलावा रुपए में भी मुसलसल दबाव देखा जा रहा है। आज इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में 35 पैसे की कमी देखी गई और रुपया 177.68 पर जाकर क्लोज हुआ। इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है। अवाम महंगाई से परेशान है। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त कर दिया है और हुकूमत IMF के कहने पर मिनी बजट ला रही है, जिसमें 600 अरब रुपए की एडजस्टमेंट्स की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत समझती है कि मईशत की सिमत दुरुस्त है। आज वजीर आजम के मुशीर खजाना शौकत तरीन और मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शौकत तरीन ने कहा कि मईशत ठीक सिमत में जा रही है, मिडिल क्लास पर महंगाई का दबाव है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, हालात बेहतर हो जाएंगे। है और ये जो आपका इंपोर्ट बिल है, ये कनेक्टेड है। इसका एक ही जो है मर्ज है और वो मर्ज है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। वो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो आपकी जो है, जिसमें जो आपके फूड आइटम्स भी हैं, पेरिशेबल्स भी हैं वगैरह वगैरह, वो असल में पिछले साल से कम है, 3.5-4% कम हो। देखना चाहिए कि ये क्या चीजें जो हैं, ये क्या परमानेंट है। परमानेंट सिर्फ एक ही चीज है और वो है कि परमानेंट आपकी ग्रोथ है। इस वक्त आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपके रेवेन्यूज 36% ज्यादा हैं पिछले साल से, और लोग ये कहते थे कि ये तो इंपोर्ट के हैं, ये तो इंपोर्ट की वजह से हो रहे हैं। तो हमने ये भी साबित कर दिया कि इंपोर्ट सिर्फ नहीं है, 32% तो उसमें इनकम टैक्स के इंक्रीज है। इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती जा रही है। ये अल्फाज तो हम हर वक्त यूज़ करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं ये सही सिमत में जा रही हैं। बिल्कुल एहसास है कि हमारा जो निचला तबका है या दरमियाना तबका है या लोअर मिडिल क्लास, अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है, वो प्रेशर में। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सब्सिडियां दे सकें हम दे दें आपको, लेकिन ये थोड़ा सा सब्र करें और आप देखेंगे इंटरनेशनली ये प्राइसेस नीचे आएंगी। इसके अलावा मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद ने यह कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा है, उसमें कमी आएगी क्योंकि आगे जाके इंपोर्ट्स में कमी आएगी और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले महीनों में जो एक्सपोर्ट्स है उनमें इजाफा होगा और इंपोर्ट्स में कमी आएगी। क्या कहा उन्होंने, सुने कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना, वो है हमारे एनर्जी के ऊपर। जो नंबर 2 था वो है रॉ मटेरियल्स में 250 मिलियन रॉ मटेरियल में इजाफा हुआ है। वो तो हम लोग समझते थे अच्छी बात है। इसके मतलब जब रॉ मटेरियल बढ़ता है तो इसका मतलब इंडस्ट्री चल रही है। एक और इजाफा हुआ है और वो भी मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि $165 मिलियन वो है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। मैं नहीं समझता कि कोई घबराने वाली बात है। आइंदा महीनों में प्रेशर कम होगा, आइंदा महीनों में सिचुएशन विल गेट बेटर। तिजारती खसारे की सिचुएशन बेहतर होगी, ये भी उन्होंने कहा। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ कीमत की वजह से या महंगाई की वजह से नहीं बढ़ रहे, यानी कि वैल्यूएशन में इजाफा नहीं है, इजाफा क्वांटिटी में भी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है मईशत की, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं, मुशीर खजाना के तर्जुमान है, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें माहिर मईशत अशफाक तोला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले आपकी तरफ आता हूँ मुज़म्मिल असलम साहब, जब बजट पेश किया था हुकूमत ने तो आपने खासतौर पर कहा था ये लूट सेल बजट है। लूट सेल बजट का आपने इसको नाम दिया था, लेकिन शायद ये आपने नहीं बताया कि ये सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है, 5 माह के लिए होगा, इसके बाद एक और बजट आएगा। यार कभी शहजाद तुमने सुना है कि सेल पूरे सालों साल लगती है? सेल तो महदूद मुद्दत के लिए होती है। ये तो खैर ऑन लाइटर नोट बात कर रहा हूँ। देखिए यार, बात ये है कि शहजाद अभी अशफाक तोला भी अच्छा वो आपने पैनल में साथ लिए हैं, तो ही कैन कंफर्म यू एज वेल। 2004-05 से लेकर 2018 तक हर साल मिनी बजट होता है, ठीक है। और ये जब हुकूमत आई तो इन्होंने पहले साल मिनी बजट एक नहीं 2 दिए। पहला मिनी बजट दिया क्योंकि वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है आने वाली हुकूमत का बजट खुद देके चले गए। तारीख में कभी नहीं हुआ था, अप्रैल में देके चले गए थे। इनको सही करना पड़ा,
फिर वो IMF का चक्कर पड़ा, फिर एक मिनी बजट 2 महीने बाद देना पड़ा, फिर बीच में 2 साल आए। अशफाक तोला साहब ने भी जो है बोला कि मिनी बजट अब आया 2 सालों में कोई मिनी बजट नहीं आया। ठीक है, अब माजी में मिनी बजट क्यों आते थे? इसलिए आते थे कि जब आप टैक्स अहदाफ में पीछे रह जाते थे या टैक्स तखमीने जो आप लगाते थे उससे पीछे रह जाते थे। अशफाक साहब ने इस बजट में भी बोला था कि इस साल मिनी बजट आएगा, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल कर ली। लेकिन ये मिनी बजट जो है किस लिए आ रहा है? हम तो टैक्स तखमीनों से ऊपर जा रहे हैं, 300 अरब रुपए हमारा टैक्स कलेक्शन जो है टारगेट से ऊपर जा रहा है, तो हम तो टैक्स के चेस पे तो जा ही नहीं रहे। हम एक जो है लॉन्ग ड्यू जो है पाकिस्तान की 2 चीज़ें चल रही थी जो 1994 से हम IMF को जो है गाए बगाए हाँ करते थे। एक था स्टेट बैंक इंडिपेंडेंस और दूसरा जो है सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन। अब ये सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन मैं खुद चाहूँगा कि आप अशफाक साहब से पूछें शेड्यूल 4, 6, 5 और 8 और बल्कि 9 की भी कुछ चीजें एग्जाम्पल हो रही हैं। मुज़म्मिल साहब, हमने क्या जाने से पहले मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि 5 माह पहले एक बजट पेश किया जाता है जिसको आप कह सकते हैं कि एक्सपेंशनरी बजट था, कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कहां पे मिसकैलकुलेशन हुई? उस बजट में हुई या उसके बाद हुई? हमने वक्त पे टाइटनिंग नहीं की, वक्त पे फिस्कल मेजर्स नहीं लिए गए, जो आज हमें ऑल ऑफ अ सडन इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही है कि 600 अरब रुपए की एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। 1.5% आपका जो है 1.25% आपका पॉलिसी रेट बढ़ चुका है, आगे खर्चा है मजीद बढ़ना है। क्या जनवरी वाला जून वाला बजट ठीक नहीं था या उसके बाद जो टाइटनिंग करनी थी वो वक्त पे नहीं की? वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग? देखें, दोनों चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन की चेंज। जब हम बजट जब जून में दे रहे थे तो उस वक्त ऑयल था $60, चीजें जो है नीचे थी, पाम ऑयल जो है ना $800-900 पे था, स्क्रैप लोहा जो है उस वक्त सरिया 1.5 लाख रुपए टन था क्योंकि चीजें नहीं बढ़ी थी। फ्रेट जो है बढ़ चुका होता। फ्रेट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर जो मैं बार बार कहता भी था। इंफॉर्मेशन चेंज हुई है। अभी आपने जो क्लिप सुनाए हैं शौकत तरीन साहब के और रज़ाक दाव साहब के, उनकी आप एक और क्लिप अगर सुनाते तो शौकत तरीन साहब ने खास तौर पे बताया था कि क्वांटिटेटिव चेंज इंपोर्ट में है ही नहीं, तमाम का तमाम जो है प्राइस चेंज है। मेरे हाथ में पेपर है इस वक्त, मैं आपको बताता हूँ कि जो तकरीबन जो प्राइसेस जो हैं वो क्वांटिटेटिव चेंज 5% है, प्राइसेस का जो चेंज है 80% से 50% के दरमियान है। तो वी हैव नॉट वेंट रॉन्ग। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने इस तरह का क्राइसिस जब माजी में आता था, 2008 में भी आया था, उस वक्त आई एम श्योर कि आप थे, मेरे आई थिंक आप भी आ गए थे काम पे। तो इस तरह के शॉक्स हम 6 महीने में हमारी मईशत का दिवालिया हो जाता था और हमारे रिजर्व्स उड़ जाते थे। आप ये देखें कि ये क्राइसिस को हम किस तरीके से फेस करके निकलते जा रहे हैं और अभी भी हमारे कल रिजर्व $16 अरब थे जो तारीख। मैं इसमें जरा अशफाक तुला साहब की राय ले लूं क्योंकि अशफाक तुला साहब, मुज़म्मिल साहब भी कह रहे हैं कि हम इस क्राइसिस से निकलते जा रहे हैं। माजी में 6 महीने में हुकूमतें मईशत बैठ जाती थी और आज शौकत तरीन साहब ने ये कहा है कि इकॉनमी आ रही है, कुछ प्रेशर्स हैं अर्बन मिडिल क्लास पर, लेकिन वो प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएंगे। थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा सब्र करें। आपके ख्याल में मईशत ठीक जा रही है या कुछ गलतियां हुई हैं हुकूमत से? देखें शहजाद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है, हर बात में मेरा नाम आता है कि अब मिनी बजट आया, अब मिनी बजट आया, तो मैं खुश होता हूँ। मुज़म्मिल का काम बड़ा टफ़ है बेचारे का, कि उसने वो जो कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़े उस बेचारे को, कि जब आया है और जब से ये हालात काफ़ी बिगड़ने शुरू हो गए, तो क्रेडिट गोज टू हिम कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं एंड फुल मार्क्स टू हिम। देखिए, मिनी बजट की जो बात करते हैं उसको हम कहते हैं टैक्स मेजर, जिससे रेवेन्यू बढ़े। हर साल 2 से 3 अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आ चुके हैं, ये इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। आप देख लीजिएगा कि पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी और इस साल भी ये दूसरा आ रहा है। एक 3rd अमेंडमेंट आ चुका है और ये इसके बाद एक और अमेंडमेंट आई है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत जल्दी ये चीज़ें आ रही हैं और इन पे IMF का एक प्रेशर है। मईशत ठीक हो जाएगी ऑब्वियसली, जब प्राइसेस नीचे आएंगी तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर मैं आपको एक चीज़ वाजे करना चाहता हूँ मुज़म्मिल भाई को, कि उस वक्त भी जब 30 जून की आप बात कर रहे हैं, प्राइसेस उठा के देख लें तो आपकी जो ऑयल प्राइस थी वो 74-75 पे थी। ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि वो बढ़ के जिस पैरामीटर को हम लेते हैं वो 82 पे अरब लाइट पे गई। अरब लाइट उस वक्त $75 पे था। पाम ऑयल वही ज़्यादा था। फ्रेट के कुछ मसले उस वक्त ज़्यादा थे, अब कम हुए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो ग्लट हुआ था कोरोना के बाद उसमें कमी आई थी, जून में ज़्यादा थे। तो ये कहना कि उस वक्त ऑप्टिक कुछ और थे और अब रियलिटीज़ कुछ और हैं, नो,
देयर इज नो मच डिफरेंस, 19-20 हुआ होगा ऊपर नीचे। असल वजह जिस पे मुजम्मिल साहब या मेरा ख्याल है हुकूमत आना नहीं चाह रही है वो डीवैल्यूएशन है। देखें, पहले हम माजी की हुकूमतों पे हम ये इल्ज़ाम लगाते थे कि वो आर्टिफिशियली रुपए को मैनेज करती है, और एक हद तक चलिए मैं मान लेता हूँ सही इल्ज़ाम भी था कि ऑब्वियसली मार्केट में पंपिंग हुआ जाता था, बट मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो पिछली हुकूमत थी इसके शुरू के 3 सालों में जब IMF के प्रोग्राम था, एक मेरा ख्याल है जो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ 1 सेंट भी पंपिंग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ था। बट इसके बाद जब ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई तो काफ़ी उसमें पंपिंग हुई। इस मरतबा इन 3 सालों में मेरा ख्याल है मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने, एक मिनट सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कहा कि जी कि वो तो आर्टिफिशियली रखा गया था और मार्केट में डॉलर लोन ले लेके किया जाता था, तो अब भी यही हुआ है। आप देख लें 5.2 बिलियन डॉलर 8 सितंबर तक गया, और मेरा ख्याल है इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो ये भी ट्रांसपेरेंट कर देंगे कितना गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम आपके ख्याल में ये जो डीवैल्यूएशन है, क्योंकि हमने मार्केट बेस पे छोड़ा हुआ है अपना एक्सचेंज रेट, कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन होगी तो हम इंटरवीन करेंगे वरना स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं करेगा, तो आपके ख्याल में जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, क्या उस वजह से एक नेचुरल फिनोमेना है कि रुपये ने घटना था, या आपके ख्याल में हुकूमत इसको कंट्रोल कर सकती थी? नहीं, कंट्रोल कर सकती थी, और ये हुकूमत का काम है। देखें, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कराची में उस दिन एक तकरीब में कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारा 163 164 है और सट्टेबाज ये बढ़ा देते हैं, और की बात में मेरा ख्याल है सदाकत है। तो हुकूमत का काम है उन सट्टेबाजों को कर्ब करे, और अगर उन्होंने नहीं किया तो उसका मतलब है ये थोड़ी जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। अब वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू अगर रज़ाक दाऊद साहब ने कहा करके जी इंपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वैल्यूज़ का इशू आया, वॉल्यूम हमारे नहीं बढ़े। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंशनरी बजट था, तो वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़े हमारे? वॉल्यूम तो बढ़ने चाहिए थे हमारे। बस जब उन्होंने ये कहा कि मशीनरी का वॉल्यूम बढ़ा है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं ऑब्वियसली अगर आप कहते हैं कि जी ये टेपर ऑफ होगा, सही, तो टेपर ऑफ उस शर्त पे होगा कि जब आपकी कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी और तो फिर आपका एक्सपोर्ट भी नीचे आएगा। आपने जो डिवैल्यूएशन के हवाले से बात की उसमें मैं जरा मुजम्मिल साहब से पूछूं, क्योंकि मुजम्मिल साहब पिछले हफ्ते ये हुआ, शौकत अली साहब ने कहा कि 165 इस वक्त रियल वैल्यू होनी चाहिए रुपए की, तकरीबन 10 रुपए का फर्क है, 10 रुपए अंडर वैल्यूड है आपका रुपया, लेकिन फिर हमने देखा उसी दिन 1.5 रुपए का मजीद इजाफा हो गया डॉलर कंपेयर टू डॉलर। तो क्या वजह है? क्या सिग्नलिंग कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के कम होना चाहिए लेकिन स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए आपके ख्याल में? देखें शहजाद, पहली बात तो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 2-3 जगहों पे ये भी बोला है कि मैं स्टेट बैंक के मामलात में नहीं पड़ता, और उन्होंने शायद आप ही के चैनल के एक प्रोग्राम में बोला था कि अगर मैं सेंट्रल बैंक गवर्नर होता तो मैं जो अशफाक तोला साहब वाली बात है वो कह रहे थे कि मैं जो है इंटरवेंशन करके नीचे लाता। ठीक है, हमने एक बड़ी स्ट्रेट पॉलिसी रखी है। हमने 2019 जुलाई से ना सेंट्रल बैंक को जो है ना इंडिपेंडेंट कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और सेंट्रल बैंक जो है वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले लेता है। माजी की तरह फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू हम सेंट्रल बैंक को कंट्रोल नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं जो आप मुझसे पूछें, अगर मेरी एक माहिराना राय ले लें आप इसमें, पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर 65 और 95 पे रहेगा ना तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट ग्रोथ है वो जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, वो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। अभी जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो 1-2 दिन पहले रिलीज हुआ है वो जो है 95-96 पे आया। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये जो 11-11.5% एकदम इन्फ्लेशन 2 महीने में बढ़ी है, जैसे ही ये वापस सिंगल डिजिट में आएगी तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका और बेहतर हो जाएगा, तो वहां आपकी गुंजाइश है कि आप 170 रुपए में आ जाएंगे। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप कहते हैं इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है, लेकिन आप बजट बनाते हैं 150 रुपए पे, और इस वक्त अगर हो जाता है 175 रुपए डॉलर, तो फिर कैसे वो बजट इन प्लेस रहेगा? आपके टैक्सेस तो शायद इंपोर्ट स्टेज पे ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा तो आपके सारे टारगेट्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, कैसे आप मीट करेंगे फिर? नहीं, देखें बजट, देखें पहली बात तो ये कि बजट में जो कैलकुलेशन में जो डॉलर का वेट होता है वो इतना नहीं होता, क्योंकि तमाम चीज़ें रुपी कैलकुलेटेड होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑयल पे आपने क्या व्यू लिया हुआ है, $60 पे ऑयल रखा हुआ है, रेवेन्यू पे या $80 पे रखा हुआ है, वो एक होता है स्विंग फैक्टर मेन। वो है नेवी की एग्जांपल ले लें, 600 अरब रुपए आपने इसीलिए रखी थी कि आप इकट्ठा कर सकेंगे अगर इंटरनेशनल प्राइस कम रहेगी
और आपकी करेंसी स्टेबल रहेगी। अगर करेंसी भी गिरेगी, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत भी बढ़ेगी तो नहीं उतर सकेंगे ना आप 600 अरब। वेरिएबल, उसमें बड़ा वेरिएबल जो है ऑयल की प्राइस आ गया ना, और फिर हम चाहते तो पास ऑन भी कर सकते थे, हमने नहीं किया क्योंकि हम टैक्स टारगेट में अहेड चल रहे थे। अभी भी 300 अरब रुपए हमारे पास टैक्स में ज्यादा है। तो बात ये नहीं है। और बात ये मैं सुन रहा था कि एक और आपके साथ प्रोग्राम में जो जियो का होता है अक्सर इकोनॉमी पे, उसमें भी वो कह रहे थे बजट में डॉलर कम क्यों रख लिया। यार बजट में कहीं डॉलर का एस्टिमेशन दिया ही नहीं होता, किसने कह दिया डॉलर का एस्टिमेशन नहीं होता, लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी ना कि टारगेट सेट किए जाते हैं उसी पर अंदाजा लगा के ना जी। नहीं, वो तो अंदाजा तो अब सबने $60 का भी लगाया है, अभी ऑयल का $150 का भी आ रहा है, बड़े बड़े बैंक दुनिया के दे रहे हैं। ये थोड़ी हो गया कि कोई हमने कुरान का हर्फ ले लिया कि हम जो बोलेंगे वो होगा। और दूसरी बात ये है कि मार्केट है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया तो ये थोड़ी होगा कि डॉलर उनके कहने पे नीचे आ जाएगा। डिमांड सप्लाई 10 इश्यूज हैं, एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं लोगों की कि इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि महंगाई आगे ज्यादा है या इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा, इसके बाद मैं अशफाकुल्लाह साहब से बात करूंगा कि अब ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट है क्योंकि अवाम तो महंगाई से परेशान थी, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा, ट्रेजरी बिल्स के बाद पीआईबी नेशनल सेविंग स्कीम्स के रेट बढ़े हैं, तो ये अनसर्टेनिटी कैसे कम होगी, कैसे खत्म होगी? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से, आपकी अनसर्टेनिटी वर्ड बोलने के पीछे राज क्या है। अगर आप कह रहे हैं 2000 पॉइंट गिर गई मार्केट, तो अगर आप उसको अनसर्टेनिटी कह रहे हैं तो मैं आपको जो है पिछले 4 साल में कोई 20 से 30 दफा दिखा सकता हूं जो पीएमएलएन की अनसर्टेनिटी ये होती है, अनसर्टेनिटी ये होती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की तारीख आगे कर लेंगे, और जब वो तारीख आगे करने का कहते हैं तो 10.5% पे भी बैंक टी बिल्स नहीं उठाते हैं, बाद में वही टी बिल्स वो 11.5% पे जाकर उठाते हैं, यानी कि हुकूमत को ज्यादा कर्जा मिल रहा है। इसका मतलब अनसर्टेनिटी तो है ना। इसको अनसर्टेनिटी अगर आप कहते हैं तो पता नहीं आपकी लैंग्वेज में होगा। मार्केट है, मार्केट बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द डेटा। कल डेटा अच्छा आ जाएगा, नीचे आ जाएगी। अब आपने खुद कहा कल आप सारे लगे थे ब्लड बात, आज 1 पॉइंट का ब्लड बात लिया था हमने सिर्फ, वो तो कंटिन्यू करना चाहिए था, फिर 1500 पॉइंट गिरने चाहिए थे, 2000 पॉइंट गिरने चाहिए थे। सही। द पॉइंट इज कि हम जो है बात को क्रिटिकल कर देते हैं जो होती नहीं है। अच्छा, अशफाकुल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई अनसर्टेन सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आज शौकत तरीन साहब ने भी कहा है कि मुस्तहकम है और ग्रोथ हमारी जो है वो रहेगी। ग्रोथ एक ऐसा फैक्टर है जो कि कांस्टेंट रहेगा। अगर ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर से आती है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी तो मैं कहता हूँ सस्टेनेबल होगी। मगर अगर ग्रोथ आप इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट की वजह से आती है कहीं से, या अगर ग्रोथ में कहीं प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आती और सर्विस सेक्टर से ज़्यादा, मैं समझता हूँ सस्टेनेबल नहीं होती है। मगर यहाँ एक चीज़ को तो मैं ज़ाहिरी बात सही कहूँगा, जो कि इन्होंने टर्फ की जो लोनें दी थी ना, उसकी वजह से ग्रोथ आएगी, वो गुड ग्रोथ है। मगर दूसरी तरफ ये जो गाड़ियाँ इन्होंने इम्पोर्ट करा दी $3 अरब की, जो एक वेस्टफुल मेरा ख्याल था, उनको नहीं करना चाहिए था। और वही प्रेशर है आज जो जिसकी वजह से जुलाई से लेके आज तक इन्होंने कोई 10 से 11% उनकी डिवैल्यूएशन हुई है। और मैं ये समझता हूँ इसको उन्होंने अगर कर्व कर लिया होता तो मेरा ख्याल है आज ये हालात नहीं होते। देखें, कंट्रोल इनको करना है, एक्सचेंज रेगुलेशन पे कंट्रोल करेंगे, मगर ये कह देना कि सब हरा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कहेगी कि जी हम मर गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ये काम गवर्नमेंट का ही नहीं, और मुजम्मिल का ये काम ही नहीं है जो आप इससे पूछ रहे, तो बेचारा उसने तो यही कहना है ना भाई कि सब चीज़ ठीक है। और इसी तरीके से शौकत तरीन साहब ने, रज़ाक दाऊद साहब ने भी यही बात करनी है। मगर ये तो आम आदमी से आप पूछें उसके क्या हालात हैं, आप अपने ऑफिस में देख लें, अपने कैमरामैन को देख लें। मेरे ऑफिस में मैं देखता हूँ वो लोग आपको सही तर्जुमा नहीं करते। कैमरामैन से पीछे भी चले जाएं यार, हर दफा कैमरामैन। बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो मेरी बात सुनो। अशफाकुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और अहम इशू में बात करेंगे। फवाद चौधरी खासतौर पे ये कहते रहे कि जो ज़रई आमदनी है उसमें 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये जो महंगाई है वो दही इलाकों में असरअंदाज नहीं हो रही, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में बढ़ती महंगाई हर आम और खास को बुरी तरह मुतासिर करी है, मगर हुकूमत का दावा है कि महंगाई सिर्फ छोटे से तबके को मुतासिर करी है, जबकि 60 से 70% अवाम जो दही इलाके में रहती है उन पर महंगाई का असर नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में ज़रई शोबे की आमदनी में बेहद इजाफा हो चुका है। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 11.5% तक पहुंच गई है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर फूड इन्फ्लेशन का है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा शहरी और दही दोनों इलाकों में शदीद देखा गया है। शहरी इलाके में फूड इन्फ्लेशन 12% है, जबकि दही इलाकों में 8.6% है। मगर हुकूमती वुज़रा का दावा है कि दही आबादी जो मुल्क का 60 से 65% है, उन्हें महंगाई मुतासिर नहीं कर रही है, क्योंकि ज़रई शोबे की आमदन में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है।
दूसरा कहते हैं कि दही इलाकों में तो कोई महंगाई नहीं है, देहातों में तो खुशहाली खाली है। फवाद चौधरी कहते हैं कि ज़रिए आमदन में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, इसलिए देहातों में महंगाई मसला नहीं है। गुलाम सरवर खान कह रहे थे कि दही इलाकों में तो खुशहाली ही खुशहाली है। हुकूमत का यह दावा इस बुनियाद पर है कि रवां साल हुकूमत को कपास, चावल, चीनी समेत दीगर अहम अजनास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे की उम्मीद है। हुकूमत का रवां साल ज़राई तरक्की का हदफ 4 से 5% है, जबकि रवां साल कपास और गन्ने की बेहतर पैदावार रिकॉर्ड की जा चुकी है। रवां साल हुकूमत ने कपास की पैदावार का हदफ 8.46 मिलियन बेल्स का रखा है, जबकि 29 नवंबर तक कपास की 9.4 मिलियन बेल्स की पैदावार हो चुकी है, जो हदफ से 10 लाख बेल्स ज्यादा है। इसके अलावा रवां साल गन्ने की पैदावार भी हदफ से ज्यादा होने की उम्मीद की जा रही है। रवां साल गन्ने की पैदावार का हदफ 88 मिलियन टन है, जबकि अब तक 81 मिलियन टन पैदावार हो चुकी है। हुकूमत ने चावल की पैदावार का हदफ 8.84 मिलियन टन रखा था, मगर रवां साल चावल की पैदावार हदफ से ज्यादा यानी 9 मिलियन टन से ज्यादा रहेगी। हुकूमत ने गंदम का हदफ 29 मिलियन टन रखा है, जो पिछले साल 27.5 मिलियन टन था, और उम्मीद है कि हुकूमत हदफ के करीब पहुंच जाएगी। कपास, चावल और गन्ने समेत अहम अजनास की पैदावार में इजाफा तो हो रहा है, मगर पैदावारी लागत में इजाफे ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफे से अहम अजनास की कीमतों में कितना इजाफा होगा। हुकूमत ने यूरिया खाद की सरकारी कीमत 1760 रुपए तय कर रखी थी, मगर किसानों को खाद एक बैग 2500 रुपए में मिल रहा है। 3 साल पहले डीएपी, जो अजनास की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत 3-3.5 हजार रुपए थी, मगर आज डीएपी की कीमतें आसमानों तक पहुंच चुकी है। रवां साल हुकूमत ने डीएपी की सरकारी कीमत 7,300 रुपए पे मुकर्रर की थी, मगर मार्केट में इस वक्त जो कीमत है डीएपी बैग की वो 10,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले में डीएपी की खरीद में 41% की कमी आई है। इसी तरह डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली के नरखों में भी इजाफा हुआ है, जिसने किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी है। इसके बाद सवाल यह है कि अगर पैदावारी लागत में इसी तेजी से इजाफा होता रहा तो फिर चीनी, आटे की कीमतों में कमी कैसे आएगी, और क्या हुकूमत का यह दावा दुरुस्त है कि महंगाई से दही इलाकों में कोई फर्क नहीं पड़ा, दही इलाके मुतासर नहीं हो रहे क्योंकि ज़राई आमदन 1100 अरब रुपए से बढ़ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान इत्तेहाद के 2 रहनुमा मौजूद हैं। खालिद खोखर साहब हमारे साथ हैं और इसके अलावा चौधर अली हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खालिद खोखर साहब, पहले आपकी तरफ आऊंगा। पिछले साल जो ग्रोथ थी वो 2.7% की थी, इस मरतबा एक्सपेक्टेड ग्रोथ 4 से 5% की है, और हुकूमत उम्मीद कर रही है कि जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं हमारी, उनकी जो पैदावार है उसमें बेहद इजाफा होगा पिछले साल के मुताबिक। जरा आप बताइएगा कि पिछले साल और ये जो रवा माली साल है, इसमें आप भी ऐसा ही देख रहे हैं कि जो फसल है बेहतर होगी, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनकी कारकर्दगी, उनकी पैदावार बेहतर होगी क्या? देखें जी, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं समझता हूँ कि पिछली जो हमारी फसलें हैं उसकी पैदावार अच्छी आई है और काश्तकार को उसका फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कुदरत ने काफ़ी मेहरबानी की है, मौसम ने हमारा साथ दिया है और हवा वगैरह चलती रही है, जिसमें कपास भी बेहतर होगी। पिछले साल गंदम की फसल भी बेहतर थी, हमारे आम का बागात बेहतर थे, पिछले साल किन्नू के बागात बेहतर थे, चावल की फसल अच्छी होगी, मक्की की फसल अच्छी होगी। अब जो हमारा आने वाला इशू है वो ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, यानी कि इंटरनेशनल डीएपी का रेट बहुत बढ़ गया, इस वक्त 8,500 रुपये की है। इसी तरीके से यूरिया का रेट बढ़ा है, अब कुछ कंट्रोल हुआ है, कुछ नीचे आया है, लेकिन उसका रेट बढ़ा, डीजल का रेट बढ़ गया, बिजली की रेट बढ़ गया, हमारी पैदावारी लागत बढ़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि इस पैदावारी लागत को कम करे, हमें रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मुल्क की मफाद को देखते हुए ज़रूरी है कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस बढ़ाई जाए, प्लस गन्ने की स्पोर्ट प्राइस भी, स्पोर्ट प्राइस तो नहीं, गन्ने की इंडिकेटर प्राइस है, वो भी सिंध के बराबर की जाए, 250 रुपए की जाए। चौधरी अरवली साहब, आप जरा बताइएगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो पैदावारी लागत है, वो कितना बड़ा मसला है इस वक्त किसान के लिए, क्योंकि ये तमाम इनपुट कॉस्ट तो आखिर में प्राइस पर जो है रिफ्लेक्ट करती है, तो किसान को तो फिर भी फायदा हो रहा होगा इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से। देखिए जी, जहां तक कास्ट जो किसान को हो रही है, वो कहाँ किसान को सब्सिडी मिली खाद में? 9,000 रुपए की डीएपी है, 2,400 रुपए की यूरिया है, 18 रुपए फी यूनिट बिजली का रेट हो गया। वो किसान ने बगैर, और इस रेट पे भी खाद नहीं मिल रही, मार्केट में खाद नहीं मिल रही है, किसी दुकान पे ना डीएपी है ना यूरिया है, और कोई गवर्नमेंट वाला पूछ नहीं रहा कि किसान ने गंदम पी के, जो किसान
डीएपी के बगैर गंदम काश्त करेगा उसकी फी एकड़ पैदावार 20 से 25 मन आएगी, और जो डीएपी डाल के काश्त करेगा उसकी पैदावार 40 से 50 मन आएगी। आइंदा जो गंदम की फसल है 80% गंदम बगैर डीएपी के काश्त है। ये आटे का बहरान इस कदर आएगा आइंदा फसल के बाद कि ये मौजूदा हुकूमत क्या किसी हुकूमत को भी आटे का बहरान पूरा नहीं कर सकेगा। खालिद खोखर साहब, मुझे कि एक तरफ तो हम पैदावार की बात कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि डीएपी इतना महंगा हो गया है कि वो अगर नहीं इस्तेमाल होगा तो पर एकड़ जो आपकी पैदावार है वो कम हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हुकूमत ये कह रही है कि जो मुल्क में महंगाई है वो अर्बन और मिडिल क्लास पर तो असरअंदाज हो रही है, लेकिन दही इलाकों में उसका असर नहीं है महंगाई का, क्योंकि आमदनी जो है किसान की वो बढ़ रही है। बल्कि फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि 1100 अरब रुपए इजाफी आमदनी है। इसका मतलब अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, पैदावारी लागत बढ़ रही है, तो इसके बावजूद किसान जो है वो खुशहाल है, वो पैसा कमा रहा है। क्या ऐसा ही है? देखें जी, पिछले 2 साल हमारे बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अगला साल हमें कुछ मुश्किल नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से। और जिस तरह वो चौधरी साहब फरमा रहे थे कि 80% पे डीएपी इस्तेमाल, ऐसी बात नहीं है। इतना मैं तो रोजाना चेक करता रहता हूँ कि कितना स्टॉक किया है। डीएपी की तो अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट में उसका रेट बहुत बढ़ गया है डीएपी का, उसका इम्पैक्ट तो पाकिस्तानी काश्तकार पे आना ही आना है, क्योंकि इंटरनेशनल रेट उसका भी बढ़ गया। अब मैं यूरिया का आपको अर्ज करता चलूँ, अब इंटरनेशनली यूरिया जब बहुत महंगा हो गया पाकिस्तान में, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इसका रेट जो कंट्रोल रेट है 1768 रुपये। इंटरनेशनली अगर बाहर चले जाएँ तो इसकी प्राइस चलेगी 10,000 पर बैग पे। इतना बड़ा फर्क है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये कुछ स्मगल भी हुआ है। हुकूमत को चाहिए वो भी कंट्रोल करे। ये अनवर साहब ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त दस्तयाब नहीं है यूरिया, और आप भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कुछ हद तक स्मगल भी हुआ हो। बिल्कुल नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, बिल्कुल एक बोरी भी मार्केट में नहीं है। साबित कर दे, हुकूमत साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि किसी मार्केट में एक बोरी भी यूरिया की नहीं है। और कब से ये मसला है अनवर अली साहब? ये 2 महीने हो गया यूरिया शार्ट, 2 महीने हो गया डीएपी शार्ट। ये जो भी काश्तकार उस दुकानदार के पास जाता है वो कहता है डीएपी 9,000 रुपए के हिसाब से पैसे जमा करा दो, रात को आपके घर आ जाएगी। ये ऐसे ही यूरिया का हाल है। वो यूरिया की कीमत 2400 रुपए के हिसाब से जेब में डाल लेता है और रात को उसके घर पहुंच जाती है यूरिया। अगर आप कह रहे हैं कि डीएपी इस्तेमाल नहीं हुआ, उसके तो नंबर्स मेरे पास हैं। पिछले महीने के मुकाबले में नवंबर में 37% की कमी आई है डीएपी के इस्तेमाल में। लेकिन जो यूरिया की आप बात करें कि वो दस्तयाब नहीं है, नवंबर में पिछले महीने के मुकाबले में 9% की इजाफा देखा गया यूरिया की सेल्स में। इसका मतलब यूरिया दस्तयाब थी नवंबर में, तभी तो उसकी सेल में इजाफा हुआ है 9% का। ये फिगर है, एक भी बोरी साबित कर दो नवंबर में यूरिया किसी को मिली हो मार्केट में। किसी एक किसान को यूरिया की एक बोरी नहीं मिली नवंबर में। सही, चले चौधरी साहब अब इस बात पर आ जाए कि क्या महंगाई असरअंदाज कर रही है दही इलाकों में लोगों को या नहीं कर रही? क्योंकि हुकूमत का कहना है कि आमदनी बहुत अच्छी है किसान की, और वो आमदनी जो है, ज्यादा आमदनी जो है वो ऑफसेट कर देती है महंगाई को। तो महंगाई इस वक्त इतना बड़ा इशू नहीं है दही इलाकों में जितना शहरी इलाकों में है। जितना बुरा हाल महंगाई ने दही इलाके का किया, शहर का किया ही नहीं। खालिद खोखर साहब, आपकी क्या राय है इस पे? क्या वाकई इस वक्त देहात में ज्यादा महंगाई है और ज्यादा लोग परेशान है शहरी इलाकों के मुकाबले में? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, महंगाई तो है, महंगाई हर किसी पे असर करती है, लेकिन जिस तरीके से वो फरमा रहे हैं, जो हालात वो नक्शा खींच के, ऐसी बात नहीं है। पिछले 2 साल हमारी फसलें भी अच्छी रही हैं, हमें अच्छा रेट मिला है, सारा कुछ हो गया। अगला साल मैं खुद प्रॉब्लम में देख रहा हूँ, वो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं कि पाकिस्तान में बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ गई है। डीएपी का रेट, डीएपी सारी इंपोर्ट होती है हमारी, मोर देन 80% हमारी इंपोर्ट होती है। फास्फेटिक, बल्कि जो यहाँ पे एसएसपी बनती है या नेट्रोफास बनती है, उसकी भी जो रॉक फास्फेटिक है वो भी बाहर से आती है, जिसके रेट बहुत ज्यादा अप हो गए। जैसे मवाजना किया जाता है कि देखिए हमारी मोटरसाइकिल की सेल्स में इजाफा हो रहा है, ट्रैक्टर्स की सेल्स में इजाफा हो रहा है, गाड़ियों की सेल में इजाफा हो रहा है, तो क्या जो दही इलाके हैं उनकी जो कुव्वत खरीद है उसमें आप समझते हैं पिछले 1-1.5 साल में इजाफा हुआ है और इसी वजह से ये सेल्स में इजाफा हुआ है? देखिए, मैं पहले आपको कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल हमारे बहुत बेहतर रहे हैं, वो 2 साल हमारे अच्छे लगे हैं। उससे 2 साल से ये भी हुआ है कि हमारे जमीन का ठेका भी बढ़ गया। देखिए, ठेका कब बढ़ता है, हम कब लीज मनी ज्यादा पे करते हैं, जब हमें बेहतर प्रॉफिट आ रहा हो। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं जिस फिक्र में हूँ, मैं अगले साल के फिक्र में हूँ। जो हमने अब इस वक्त गंदम बीजी है, मैं उसका फिक्र कर रहा हूँ। अगर उसकी स्पोर्ट प्राइस
हमें पूरी 2200 रुपए तक नहीं मिलती, हम प्रॉब्लम में होंगे। हम प्रॉब्लम नहीं बल्कि मुल्क प्रॉब्लम में होगा। 2200 रुपए खालिद साहब सपोर्ट प्राइस होगी तो फिर मार्केट में आटा कितने का दस्तयाब होगा? क्योंकि इस वक्त तो महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। 1100 रुपए कह रहे हैं कि पंजाब में पिछले 1-1.5 साल से आपको 20 किलो का थैला मिल जाता है, तो क्या कीमत होगी फिर आटे की? सर मैं आपको अर्ज करूं जी, पिछले 40 साल का आप डेटा देख लें, जब हमारी प्राइस 12 या 1300 रुपए थी पाकिस्तान में, इंटरनेशनल प्राइस उससे कम थी। उस वक्त 1300 की बजाय हमें मिलता था 1200, 1250, 1100, 1150 मिलता था, और आम आदमी को आखिरी वक्त तक गंदम इसी रेट पे मिलती थी। जब हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से अगर कम होगी, आपकी गंदम सबगल हो जाएगी, फिर ज्यादा रेट पे बिकेगी। रही साहब आप बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि एक तो गंदम की आपको नजर आ रहा है क्योंकि डीएपी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपको लगता है, और यूरिया भी आप कह रहे हैं दस्तयाब नहीं, तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में आमदनी में इजाफा हुआ है, खासतौर पर इस रवा साल भी आप देखें चावल की फसल बेहतर हुई है, कॉटन आपका बहुत अच्छा हुआ है, तो किसान को इससे फायदा हुआ है और महंगाई उस तरीके से नहीं उस पर असरअंदाज हुई। मेरे भाई चावल जो है उसकी पैदावार इस साल जितनी कम हुई है, 16 मन, 15 मन, 17 मन, 18 मन, 20 मन से ऊपर चावल की पैदावार ही नहीं आई। तो अगर चावल की बम्पर क्रॉप हुई है, चावल सस्ता हो गया। ये जो गंदम की प्राइस की बात कर रहे हैं, जब खाद नहीं मिलेगी हमने प्राइस को क्या करना है? जब हमारी पैदावार नहीं आएगी हमने 2200 को क्या करना है? 2200 तो रेट का उस वक्त पैदा होगा जब हम उसमें खाद डालेंगे, उसकी पैदावार बेहतर आएगी। खालिद खोखर साहब, चौधरी अनवर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक ब्रेक इसका करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज सियालकोट में एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया, जहां एक बार फिर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और एक गैर मुल्की शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक मरतबा फिर हजूम ने अपनी अदालत लगाई, अपनी ताजीर लगाई और खुद सजा भी दे दी। ना कानून नाफिज करने वाले हरकत में आए, ना कोई तहकीकात हुई, ना अदालतों का दरवाजा खटखटाया गया और मुश्तइल हजूम एक इंसानी जिंदगी निकल गया। ये वाकया आज सियालकोट में वजीराबाद रोड पर पेश आया, जहां गारमेंट फैक्ट्री मुलाजमीन ने अपने मैनेजर प्रांता कुमारा, जो एक श्रीलंकन शहरी था, पर इल्जाम लगाया कि उसने मुबैना तौर पर एक पोस्टर फाड़कर लोगों के मजहबी जज्बात मजरू किए हैं। जिसके बाद मुलाजमीन ने फैक्ट्री में एहतजाज शुरू कर दिया और कई लोगों ने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। इस दौरान मुजाहिरीन में से किसी ने कहा कि चलो खुद किस्सा साफ करते हैं, तो इसके बाद डंडों, लाठियों और असलों से लेस लोग फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए और मैनेजर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और मारने के बाद उसकी लाश घसीटकर जीटी रोड पर ले गए, जहां पे उसकी लाश को आग लगा दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इसकी मजम्मत की है। अपने ट्वीट में वजीर आजम इमरान खान ने लिखा कि सियालकोट में मुश्तइल गिरोह का एक कारखाने पर घिनौना हमला और श्रीलंकन मैनेजर का जिंदा जलाया जाना पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है। मैं खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूं और दो टोक अंदाज में वाजे कर दूंगा कि जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने मीडिया को बताया है कि वाकये में मुलविस 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मजीद मुल्जिमान की शनाख्त जारी है। जबकि आईजी पंजाब ने आरपीओ को 48 घंटे में इनको जमा करवाने की हिदायत दी है। वजीर आजम के मामले खसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि हम शर्मिंदा हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान और इस्लाम का नाम बदनाम किया है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर लोगों को जमा किया गया हो और मुल्जिम को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया हो। मजहबी आज़ादी पर काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम के मुताबिक 1987 से अगस्त 2021 तक 128 अफराद को मुश्तइल हजूम ने कत्ल किया है, यानी कि 128 अफराद किसी कानूनी और अदालती कार्रवाई के बगैर ही बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिए गए। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में तौहीन मजहब से मुतालिक कवानीन मौजूद है, इन पर फैसले भी होते हैं, जुर्म साबित होने पर सजाएं भी होती हैं। 1987 से अगस्त 2021 तक 1865 केसेस तौहीन मजहब के मुख्तलिफ शिकों के तहत दर्ज हुए हैं, जबकि सिर्फ 2020 में ही 200 केसेस दर्ज हुए हैं। इसके अलावा 2021 में तौहीन मजहब के कुछ अहम केसेस में अदालतों ने फैसले भी जारी किए। जनवरी में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब मवाद शेयर करने पर 3 अफराद को सजाए मौत और एक शख्स को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसी तरह पिछले साल नवंबर में खुशाब में एक सरकारी बैंक मैनेजर इमरान हनीफ को बैंक में ही मुलाजमत करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और कत्ल की वजह इमरान हनीफ की जानिब से मुबैना तौर पर तौहीन मजहब करार दिया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया, लेकिन
मुश्तइल मुजमे ने सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस की हिरासत से छुड़वा लिया और कातिल के साथ गली में जुलूस भी निकाला। लेकिन इलाके के उलमा ने मकतूल बैंक मैनेजर के हक में गवाही दी और अदालत में साबित हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने जाती वजूहात पर बैंक मैनेजर को कत्ल किया और मकतूल पर तौहीन मजहब का झूठा इल्जाम भी लगाया। और इस साल जून में सिक्योरिटी गार्ड को झूठा इल्जाम लगाकर कत्ल करने पर सजाए मौत सुना दी गई। ना तो पाकिस्तान के कवानीन ना इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि कोई फर्द या कोई गिरोह कानून अपने हाथ में ले, लेकिन पाकिस्तान में पुरतशद्दुद और इंतहा पसंद वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी की ये बढ़ते हुए वाक़यात माशरे के लिए खतरा बन रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आज हम सियालकोट में होने वाली बर्बरी का इल्जाम माशरती बिगाड़ और मॉब जस्टिस को दे रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हजूम में शामिल लोगों तक महदूद नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हर उस शख्स और गिरोह पर आयद होती है जिसने माशरे में शिद्दत पसंदी को फरोग दिया, जिसने पुरतशद्दुद एहतजाज को परवान चढ़ाया, जिसने कानून के सरेआम धज्जियां उड़ाई और जिसने अपने सियासी मकासद के लिए मजहब को इस्तेमाल किया। हुकूमत इस वाक़े को टेस्ट केस करार दे रही है, लेकिन रियासत को सिर्फ इंतजामी नहीं बल्कि नजरियाती सतह पर भी इस मामले को देखना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह।